साइबर अपराध में जो जो भी कंप्लेन अब जनपद पे आ रही है उसमें तत्काल हम लोग उसको एनसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। तो 40 प्रकार के साइबर फ्रॉड हैं जो हमने चिन्हित किए हुए हैं। उसमें एपीके फाइल को भेज के फ्रॉड करते हैं। जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है और जो cybercrime.gov.in की साइट है उस पर कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है ये भी बताया जाता है। एक इसी तरीके का एक लड़का था जो माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर बन के आउट ऑफ कंट्री, हाँ आउट ऑफ कंट्री का दिखा के अपने को यूएस का दिखा के और लोगों के साथ में ठगी करता था, उसको भी पकड़ा गया था। किसी भी व्यक्ति को अपना अकाउंट नंबर ना दें, अपना खाता, अपनी पासबुक, अपनी एटीएम किसी अज्ञात व्यक्ति को या परिचित को भी ना दें। शासन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय अगर बात करें खासकर हम पुलिस पे, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, शायद हर क्षेत्र में अब पुलिस को अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई और ज्यादातर अब पुलिस महकमे से जो आदेश एसपी को हर जिले के जा रहे हैं वो दो अपराध पे सबसे ज्यादा है। इसमें पहला महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण फेज 5 सितंबर से चालू हुआ और अभी तक चल रहा है हर जिले में। और इन अपराधों को जीरो टॉलरेंस के तहत हर एसपी प्रायोरिटी देते नजर आ रहे हैं, वो किसी भी जिले के हो। और अगर वहीं पे बात करें साइबर अपराध, साइबर अपराध में हमने देखा पिछले महीने में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में 3 दिन की एक बैठक होती है जिसमें डीजीपी से लेकर आईजी रेंज और तमाम सारे आला अधिकारी पूरे राज्य के, देश में जितने राज्य हैं इन सब राज्यों के 3 दिन की एक बैठक चलती है। और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठक हुई और इसमें बैठक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे 3 दिन तक चर्चा हुई कि आखिर साइबर का जो चक्रव्यूह इस समय साइबर ठग बनाते नजर आ रहे हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे और किस तरीके से तोड़ा जाए जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी और जड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो। इस पर देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सघन और बहुत सटीक गहरी चर्चा करी 3 दिन तक और इस पर निकल के आया कि आने वाले 1 साल के अंदर पुलिस विभाग इतना सक्रिय हो जाएगा कि शायद अपराधी अपराध करने में एक बार सोचेंगे कि आखिर अपराध करें तो बचे कैसे और अपराध करने के क्या क्या पैतरे हैं। इस सब पे आज हमारे साथ इन 2 टॉपिक पे सिर्फ हम बात करेंगे। एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा सर और एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आप दोनों लोगों का। और हम दोनों लोगों को इसलिए आए हैं क्योंकि आप और आप ही दोनों एक पुलिस विभाग की कैसी रीढ़ है, हड्डी है रीढ़ की, जिस तरीके से आप दोनों के पास हर समस्या आती है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को लेकर के कैसे रायबरेली पुलिस फेस कर रही है कि महिला अपराध हो या साइबर अपराध हो, इस पे कैसे हम काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि साइबर अपराध और साथ में महिला सशक्तिकरण, संरक्षण, सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की भी टॉप प्रायोरिटी है और पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी महोदय की भी टॉप प्रायोरिटी है। और लगातार इसमें दिशा निर्देश आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, निर्देश आते हैं, उनका हम लोग बखूबी अनुपालन भी करा रहे हैं। लगातार हम लोगों की टीम, एडिशनल एसपी, सीओ साहिबान, थाना अध्यक्ष लगातार सुबह से ही प्रयासरत रहते हैं कि इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लग सके। साइबर अपराध में जो जो भी कंप्लेन अब जनपद पे आ रही है उसमें तत्काल हम लोग उसको एनसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं और 1930 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कोशिश करके जागरण फैला रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों में कि तत्काल जो गोल्डन आवर है, जैसे ही आपको पता चले कि अपराध हुआ है आपके साथ साइबर, तत्काल उस पर कॉल करके और उसमें डिटेल अपनी नोट करा दें जो भी फ्रॉड हुआ है, जो अमाउंट फ्रॉड हुआ है, जो अकाउंट नंबर है, ताकि जो पैसा आपका फ्रॉड हुआ है उसको सिस्टम में ही रोका जा सके, वो निकल ना पाए अकाउंट से। तो ये प्रायोरिटी रहती है और इस प्रायोरिटी में काफी कामयाबी भी मिली। जो परसेंटेज था हमारा वो 24% था, पहले उससे भी कम था, फिर वो बढ़ के 24% आया और अब लगभग 30% के लगभग हम लोग पहुंच रहे हैं। इसमें साइबर थाने की जो टीम है वो सुबह ही लगभग 10 गांव के लोगों से, हर गांव में 40 से 50 लोग, और हमारा संबंधित थाने का साइबर का जो सिपाही है वो जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगभग 40 प्रकार के साइबर फ्रॉड हैं जो हमने चिन्हित किए हुए हैं। उसमें एपीके फाइल को भेज के फ्रॉड करते हैं या किसी को वीडियो कॉल करके फ्रॉड करते हैं या किसी के पार्सल लाने के नाम पर फ्रॉड करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे
जो तमाम तरीके के ओटीपी प्राप्त करके फ्रॉड हैं, इस तरीके के प्रयास जो करते हैं, उनके बारे में इन लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं गांव देहात के लोगों को। और साथ ही साथ जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है और जो cyber.crime.gov.in की साइट है, उस पर कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है, ये भी बताया जाता है कि बहुत जल्दी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थाना अगर आपका दूर है तो आप 1930 नंबर पे कॉल करके अपना तत्काल जितना जल्दी हो सके उस पर कॉल करके सूचना दर्ज करा दें, ताकि पैसा ना निकल पाए, जो पैसा आपके साथ में ठगी हुआ है। तो ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही एक CIR पोर्टल है, उसके बारे में भी लोगों को यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और हम लोग लगातार कर रहे हैं उसमें। CIR पोर्टल पे यदि आपका फोन खो जाता है तो उस फोन को तत्काल आप अपना डिटेल उसमें नोट करा सकते हैं कि हमारे फोन का ये IMEI है, ये फोन नंबर था, उसमें कहाँ पे गिर गया है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब सूचना उसमें नोट होती है और ऑटोमेटिकली वो रन होता रहता है। और जब भी उसमें कोई नया सिम डलेगा तो वो फोन आपको जिस भी जनपद में मिलेगा वो आपको सूचना आ जाएगी और आपको बरामद हो जाएगा। सर एक और आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कि ज्यादातर जो साइबर ठग जब होते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और हम जब उन पे काम करते हैं, पुलिस जब काम करती है, तो ज्यादातर साइबर ठगी अगर हम बात करें तो क्या अंतर राज्य ये ठगी पाई जाती है? मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहूंगा किस राज्य से ज्यादातर साइबर ठग निकल करके सामने आ रहे हैं? अब तक आपने इन 15 महीने के कार्यकाल में ज्यादातर क्या देखा है सर? देखिए, इसमें हमारे जनपद में भी थे साइबर ठग, जी। जिन्होंने अन्य जनपदों में ठगी की हुई थी, अन्य राज्यों में ठगी की हुई थी। अच्छा। हाँ, ऐसे हमारे डी थाना क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा था, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक की कंप्लेंट्स थी उन लोगों पे, उन अकाउंट्स के ऊपर जो अकाउंट उसमें यूज हुए थे, कि जनपद रायबरेली में वो अकाउंट हैं और उनमें फ्रॉड का पैसा और जनपदों का और राज्यों का आया था। तो उस गैंग को पकड़ा था, उसमें 6-7 लोगों को जेल भेजा गया था। एक इसी तरीके का एक लड़का था जो माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर बन के अपना आउट ऑफ कंट्री। हाँ, आउट ऑफ कंट्री का दिखा के, अपने को यूएस का दिखा के और लोगों के साथ में ठगी करता था, उसको भी पकड़ा गया था। तो यहाँ के भी हैं और हमारे जनपद के लोगों के साथ भी जो ठगी हुई है, उसमें हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें झारखंड के लोग भी हैं, उसमें बिहार से भी हैं, तो राजस्थान का भी गैंग था, तो तमाम तरीके के अन्य प्रदेशों के गैंग हैं। FIR दर्ज हो रही है लगातार, और इसमें अब चूंकि NCRP पोर्टल के बन जाने से काफी सहूलियत भी हुई है, तो कार्रवाई इसमें लगातार हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, और लगभग 7 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है उसमें लगभग 2 करोड़ के लगभग हमने होल्ड करा दिया है जी। पैसा, और लगभग 50-60 लाख रुपया लोगों का बरामद भी हुआ है। क्या लगता है सर कि गांव में हम लोग अवेयर सेमिनार भी कर रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अवेयरनेस की वजह से ज्यादा साइबर ठगी के लोग शिकार होते हैं? ज्यादातर जिसे अवेयर नहीं है लोग, गांव में ज्यादा आप अभियान चला रहे हैं और आपके कार्यकाल में हमने देखा लगातार अभियान चल रहा है, चाहे वो इससे पहले इंस्पेक्टर रहे हो या अभी जो इंस्पेक्टर हैं ये भी चला रहे हैं। तो क्या अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास? अभी 40 तरीके के ठगी आपने बताई, मुझे लगता है 40 नहीं, हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उन सब पैतरे पे साइबर ठग अपराध करते नजर आ रहे हैं। तो इस पे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि अवेयर हो रहे हैं तो लोग उससे बच भी रहे हैं, और अवेयर जो गांव वाले में नहीं है तो क्या उसकी वजह से भी शिकार हो रहे हैं लोग? देखिए, अवेयरनेस की कमी तो है जी। ग्राम देहात के जी। लोगों में, और उतना उनको जानकारी नहीं है कि किस किस तरीके से नए पैंतरे साइबर ठग कर रहे हैं, जी। और व्यक्ति का अकाउंट नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा है या आधार नंबर जुड़ा है, तो वो कुछ ना कुछ एन करके जो साइबर ठग हैं, कोई योजना का लाभ दिला के या किसी भी तरीके से कि आपका बच्चा का जान खतरे में है तो आपको वीडियो कॉल करेंगे, तो पुलिस का डर दिखा के पुलिसकर्मी बन के या CBI का एजेंट बन के, इस तरीके से जो गांव के लोग हैं या ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको बहला फुसला लेते हैं, डरा लेते हैं, और उनके साथ में साइबर ठगी हो जाती है। तो इन सब चीजों को हम लोग लगातार ग्राम देहात तक, नीचे स्तर तक अवेयरनेस उसकी फैला रहे हैं, और जल्दी ही इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना अकाउंट नंबर ना दें, अपना खाता, अपनी पासबुक, अपनी ATM किसी अज्ञात व्यक्ति को या परिचित को भी ना दें, अपने पास ही रखें उसको। अकाउंट खुलवा के दूसरा व्यक्ति उसमें साइबर ठगी का पैसा मंगवा सकता है। अपने नाम से किसी को सिम अलॉट ना कराएं, और यदि कोई पॉइंट ऑफ सेल ऐसे हैं जो सिम किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स पे किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करा दे रहे हैं और वो साइबर अपराध में वो सिम यूज हो रहा है, तो ऐसे POS को भी, जो ऑपरेटर्स हैं, जो सिम प्रोवाइडर्स हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई इसमें लगातार कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं। साथ ही यदि किसी भी प्रकार की आपकी व्यक्तिगत सूचना, जैसे आपका आधार
नंबर, आपका आपका ओटीपी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी बैंक डिटेल, ये सब मांगी जाए तो आपको एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि साइबर ठग हो सकता है। किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन की बात की जाए, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, या किसी भी तरीके से, कि तो उसमें भी आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है कि ये साइबर ठग ही होगा। तो इसमें तत्काल 1930 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने संबंधित थानाध्यक्ष को भी कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ का साइबर थाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहां भी अपना कॉल कर सकते हैं, और अपना अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कॉल करके मुतमईन होने के बाद ही, पूरा कंफर्म होने के बाद ही आगे ट्रांजेक्शन पे जाएं। सर, आपके कार्यकाल में हमने देखा कि साइबर थाने, आपके कार्यकाल में क्या ये शासन की गाइडलाइन थी? शासन की तरफ से फंड भी, हमारे पहले इंटरव्यू में हमने जब किया था तो उसमें फंड रिलीज हुआ था। और साइबर थाने को किस तरीके से स्ट्रांग और बनाया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े लिखे अभी आरक्षी हो, या हम बात करें एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ के आ रहे हैं, क्या ये लोग भी अभी साइबर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? इनको और भी नीड जरूरत है साइबर के बारे में जानने, ये जानना जी चाहूंगा आपसे। देखिए, पुलिस के जो हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क बना है, सबसे पहले तो उसको डिसेंट्रलाइज करके और मजबूत किया जा रहा है, ये ऊपर से निर्देश है। और जो हमारी टीम थानों पर है उनको और सशक्त बनाया जा रहा है, लगातार उनकी ट्रेनिंग भी हो रही ट्रेनिंग, है, जी। ताकि वो साइबर के बारे में और ज्यादा जागरूक हो सके। जिनकी साइबर हेल्प डेस्क पे नियुक्ति है उनको बार बार चेंज ना किया जाए, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो बनी रहे, ये भी एक किया जा रहा है। और पहले ये था कि 5 लाख या उससे ऊपर की विवेचना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइबर थाना ही करेगा, लेकिन अब ये भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, लोकल थाने की जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया है, ताकि जनपद में सिर्फ एक यूनिट ना रहे काम करने के लिए, तो 20-22 यूनिट हैं, सभी लोग अपना अपना काम करें अपने अपने क्षेत्र में। तो इस प्रकार से साइबर पर अंकुश लगेगा, साथ में फंड भी आ रहा है, तो तमाम तरीके की जो लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं हैं, उनको इंटरनेट चाहिए थानों के लिए, या कंप्यूटर चाहिए, फोटोस्टेट मशीन चाहिए, जो भी, और कर्मी हैं, कर्मी हमारे पास में पर्याप्त हैं, हर तरीके से पढ़े लिखे हमारे पास में, ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट, बीटेक लोग, जी। सभी लोग पुलिस विभाग में हैं, तो उनका मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, और तो रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या ऐसी ठगी की भी आपके सामने आई है कि रायबरेली का रहने वाला हो और उसके साथ ठगी कहीं बाहर हो गई हो, और यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराने में उसको कोई समस्या हो रही हो, और आपसे कोऑर्डिनेट करके एक बड़े अमाउंट को होल्ड कराया गया हो, या ऐसा कुछ कभी आया है आपके सामने कि हम लोग इसको भी फेस कर रहे हैं? कई लोग ऐसा कहते हैं, भैया हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हम लोकल एसपी के पास जाते हैं या साइबर ठग वहाँ थाने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस पे क्या आपका कहना रहेगा? देखिए, अब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, जब से पोर्टल बना है आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन भी दर्ज कर कर सकते सकते हैं, हैं। और एफआईआर भी 100% दर्ज कराना कोई आवश्यकता नहीं। नहीं है। आपका पैसा यदि होल्ड हो गया है तो माननीय न्यायालय से आदेश होके वो आपका रिलीज भी आपके फेवर में हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी यदि किसी को समस्या आती है तो मेरे स्तर से या एडिशनल एसपी के स्तर से कहीं ना कहीं उनकी मदद करके उसमें आगे कार्रवाई की मैंने जाए। एक बार सुना था कि अब ये कहने का शायद नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके भी नाम की एक कभी हाँ जी। किसी ने, साइबर ठग ने आईडी बनाई और लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करी। उस पे आपने राजस्थान से कई सारे लोगों को पकड़ा, और हाल में एक विधायक थे, सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर उनके साथ ठगी हो रही थी। ऐसे ही इसको भी साइबर ठग में ही हम जोड़ेंगे, और तमाम सारी ऐसी ठगी आज और कल हमने देखा साइबर पुलिस मीडिया में कि कई सारे पैसे, 4 लाख कुछ पैसा और 5 लाख कुछ पैसा, और इसके पहले 3 लाख कुछ पैसा रिफंड किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे, खासकर जो आप जैसे डेजिग्नेशन, एक बड़ा डेजिग्नेशन है आपका जिले में, तो ऐसे भी साइबर ठग हाँ हैं? देखिए, जैसा बताया कि पुलिस अधिकारी बन के, सीबीआई के अफसर बन के, जज बन के भी लोग ठगी करते हैं, साइबर अपराधी, और प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम का या फोटो लगा के इस्तेमाल करके, फेसबुक आईडी को सेम कॉपी करके, जो मेरे केस में किया गया था कि फेसबुक आईडी बनाया गया था और उसमें राजस्थान का गैंग था, जी। हरियाणा का अकाउंट था जी। जिसमें पैसा गया था, और एक व्यक्ति को ठगा गया था। जी। उसमें उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी, पूरे गैंग को उसमें पकड़ा गया था, और उनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई इसमें की गई थी। तो हमेशा यही सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि यदि आपको लगता है कि कोई सीनियर ऑफिसर या कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि के फेसबुक अकाउंट से या किसी तरीके के व्हाट्सएप से उनका फोटो लगा हुआ और आपके पास मैसेज आता है, पैसे की मांग या किसी तरीके से और किसी चीज की मांग की जाती है, तो अगर आपके पास उनका नंबर है तो उनको कॉल करके एक बार कंफर्म हो लें कि क्या आपने मुझे मैसेज किया है या कॉल किया है, उसके उपरांत ही कोई ट्रांजेक्शन। मतलब कंफर्म कर ले पहले सामने से कि ये वाकई में आप हैं या नहीं। जी। ऐसा तो नहीं फेक आईडी आपके साथ फ्रॉड होने वाला जी। हो, ये करना जी। जरूरी है। थाने में एक बनाया गया है जी। जिसमें डेजिग्नेटेड पुलिस बल भी दिया गया है अलग जी। से, महिला दरोगा, महिला कांस्टेबल, पुरुष दरोगा, पुरुष कांस्टेबल, उसमें पूरी टीम है एक, और उनको एक एसओपी बनी है, डीजी महोदय का सर्कुलर है जिसमें एक गाइडलाइन जारी की गई है कि उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, क्या क्या कार्य कर्तव्य उनके हैं।
जो जितनी भी महिला संबंधी समस्याओं को लेकर जो भी हम लोगों के जिले में, प्रत्येक जिले में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जो टीम्स होती हैं, उनका सबका समन्वय, सबका संचालन अब मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से ही किया जाएगा। ओके। उसमें आपका वन स्टॉप सेंटर है, मीडिएशन सेंटर है, या आपका एंटी रोमियो स्क्वाड है, या थाने की महिला संबंधी विवेचना है, मेडिकल कराना है महिला का, या उसकी काउंसलिंग करनी है, या कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान कराने हैं, इन सब की जिम्मेदारी उसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टाइप से थाने के अंदर दिया गया है। और उसमें अब ये फायदा हो गया है कि जो मीडिएशन सेंटर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक था, अब वो हर थानों में बन गया है। बिल्कुल। तो जो गांव देहात की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको अगर किसी तरीके की पारिवारिक समस्या, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, तो वो वहीं पे अपने लोकल थाने में उनके लिए एक अलग से सेंटर बना। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि अगर जो है एक ही थाने में, अब अगर इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो 2 थाने बना दिए गए। महिला के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है। मतलब किसी तरीके के महिला के साथ अपराध हो रहा है, छेड़खानी हो या घर से प्रताड़ित हो, सास ससुर प्रताड़ित, मतलब किसी तरीके का, तो उस पे आप जाकर तुरंत करें और त्वरित उस पे काम होगा। और मैंने देखा कि आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, रियलिटी चेक किया आपने और फोन लगाया, तो फोन लगा एक थाने में आपके, तो उस पे सर क्या निकल के आया? हर थाने को मिशन शक्ति केंद्र जो प्रभारी है, उसके लिए एक अलग से सीओजी नंबर जारी किया गया है। सबको नए मोबाइल से भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो बीच में कुछ शिकायत ये आई थी कि कुछ जो मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, वो मोबाइल नहीं उठाते हैं, तो उसी को चेक किया गया था। और इसमें ये अच्छा रहा कि जिस दिन उसको चेक किया गया थाने को, तो रेस्पॉन्स आया था प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो उसको और स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो लोगों की शिकायतें हैं, उन्हें किसी भी तरीके से हम लोगों को कम करना है, पब्लिक को संतुष्ट करना है, जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उनका निस्तारण करना है। महिला अपराध में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि महिला अपराध में ही आएगा, हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन महिला अपराध में एक बड़ा खुलासा आपके द्वारा, स्पेशली आपको इसका क्रेडिट दूंगा क्योंकि मैं ही नहीं, पूरा मीडिया यहाँ का नहीं, प्रदेश भर का आपको क्रेडिट दे रहा है। और आपने त्वरित 7 घंटे के अंदर एक कार्रवाई करी। थाना भदोकर में एक घटना होती है जिसमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उसकी माँ को धमकी मिलती है कि आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया और अगर आप इसको बचाना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी डेड बॉडी जो है एक सही नदी में मिलेगी। और उसको लेकर आपने भी, जब हमने एक बार ऐसे ही ऑफलाइन ऑफ द कैमरा आपसे पूछा तो आपने कहा यार नींद नहीं आ रही थी और बहुत सारी ऐसी टेंशन थी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन आपकी अपनी जितनी टीम थी पुलिस की सब आपने लगाई और 8 घंटे के अंदर इस महिला अपराध को आपने तुरंत फुल स्टॉप लगाया। तो इस पे कैसे कामयाबी मिली और क्या लगता है कि अब इस महिला अपराध जैसे आपने ये रोका, तो आने वाले समय में महिला अपराध क्या है सर? अभी एक चैलेंजिंग है आपके लिए भी, पुलिस के लिए भी, और इसको हम हर तरीके से, शासन की गाइडलाइन है कि उसको रोकने की सशक्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला अपराध दिन ब दिन अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है, बढ़ रहा है सर, तो इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, एक तो 100% रजिस्ट्रेशन हो रहा है केसेस का जी। और विवेचना होके जो भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, अभियुक्त हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, जेल जा रहे हैं लोग। और उसके बावजूद यदि उनकी जमानत हो जाती है तो हम लोग गुंडा एक्ट की कार्रवाई उसमें करते हैं। बिल्कुल। अपराध की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में जो रेप की घटनाएं हैं और जो महिला संबंधी अपराध हैं, दहेज हत्याएं हैं, वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम है। तो अपराध तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है महिला संबंधी, लेकिन हाँ, हमारी व्यवस्थाएं और पुलिस की जो और चीजें हैं उसमें और इजाफा हुआ है, ताकि जो अपराध है उसको भी और कम करा जाए, मिनिमाइज किया जाए। जो 6 घंटे में जो घटना वर्कआउट हुआ था, वो एक अधिवक्ता साथीगण की बिटिया थी, जो घर से गायब हो गई थी, उसका अपहरण कर लिया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, नाबालिग लड़की थी वो, 2 लोगों ने इसका अपहरण किया था, उसको बरामद किया गया था। और 6-7 घंटे में हमारी पुलिस की टीम ने, सीओ सिटी ने और एसओजी सर्विलांस की टीम ने उसको बरामद किया था, और उससे काफी अधिवक्तागण भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और उन्होंने आपको बधाई भी दी। और उसके पात्र भी सर आपको और आपकी पुलिस बनती है। और हाल में ही हमने एक महिला अपराध देखा, एक अलग राज्य से एक महिला के साथ एक युवक के द्वारा प्रताड़ित किया गया, और थाना जगतपुर की बात है। और आपके मामला जब ये संज्ञान में आया तो आपने त्वरित उस पर मुकदमा पंजीकृत करवाया उस महिला को देखते हुए। क्या था पूरा मामला और क्यों आपने मुकदमा तुरंत बिना उस पे करवा दिया सर, ये आपसे जानना है। देखिए, उड़ीसा की महिला थी और वहां पर अध्यापक थी, टीचर थी, छत्तीसगढ़ी और एक रेप्यूटेड स्कूल में टीचर थी। उनको हमारे जनपद के एक लड़के ने प्रेम प्रसंग में फंसाया, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, और उसका विश्वास करके वो उस लड़के के साथ में यहाँ भी उसके साथ में स्टे किया और अन्य जगह भी उसने बताया, दिल्ली, कानपुर, उसके साथ में रुके, संबंध बनाए। तो उसी में एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर महिला का बयान कराया गया माननीय न्यायालय में, और
जो अभियुक्त था उसको जेल भेजा गया। जी। तो सर, ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत त्वरित काम कर रही है, और जो अभी महिला अपराध अपने यहाँ, तो उस तरीके के परसेंटेज अगर बात मैंने ओवरऑल बात करी, जो वो एक अपराध प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो अपराध अब ग्राफ गिरा है। तो महिला अपराध पे अभी सशक्तिकरण फेज 5 मुख्यमंत्री जी खुद जी। मॉनिटर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं उसको। जी। तो उसको हम लोग आने वाले समय में क्या नया कर सकते हैं कि ये और ग्राफ गिरे अभी? देखिए, मिशन शक्ति फेज 5 सितंबर से हमारा चल रहा है जी। लगातार, और उसमें जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, और जो गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन को नीचे लेवल थाना, चौकी, मिशन शक्ति केंद्र और हम सब मिलकर यदि अनुपालन कराते रहे तो निश्चित तौर पे अपराध में कमी आएगी। जो ज्यादातर अपराध देखे जा रहे हैं वो अपराध पति पत्नी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित ज्यादा निकल के आ रहे हैं, और दूसरे जो प्रेम प्रसंग में लड़की को लड़का भगा के ले जाता है, नाबालिग लड़कियों को, तो इस तरीके के अपहरण किए ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसमें लगातार जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं स्कूलों में जाकर हम लोग अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि जी। भाई इस तरीके से आप अपना ना भागें एक दूसरे के साथ में, और अपना पढ़ाई करें, बालिग होने के उपरांत अपनी शादी करें नियमानुसार। तो ये अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए जो मिशन शक्ति केंद्र मीडिएशन सेंटर बने हैं, निश्चित तौर पे इनमें कमी आएगी, और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो कोर्ट में होता है उसके माध्यम से भी जो परिवार न्यायालय है उसमें उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। वन स्टॉप सेंटर में रायबरेली पुलिस का कितना महत्व है, और रायबरेली पुलिस वन स्टॉप सेंटर को कैसे मॉनिटर करती है अभी? देखिए, वन स्टॉप सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ जी। है, और उसमें शासनिक अफसर भी हैं, अन्य लोग भी हैं, और साथ में पुलिस के महिला कर्मचारी भी उसमें नियुक्त रहते हैं। और जो इस तरीके की कोई महिला, कोई बच्ची, कोई पीड़ित, परेशान, जिसका माननीय न्यायालय में बयान होना है, या कोई अपहरण करके ले गया था उसको पुलिस बरामद करके ले जाती है, जब तक माननीय न्यायालय का आदेश ना हो कि उसको कहाँ किसकी सुपुर्दगी में देना है, तब उस पर रखा जाता है। तो हम लोगों की लगातार सतत निगरानी उसमें रहती है, मेडिकल कराते हैं, और लगातार अच्छी उसमें कार्रवाइयाँ। एक सेकंड लास्ट सवाल, चलते-चलते, कि महिला आपके ऑफिस से बगल महिला थाना है। महिला थाने में लगातार हमने कई बार जाके खुद से एज़ अ मीडिया कर्मी देखा है कि वहाँ पे बड़ा जोड़ों जब आते हैं और जब ऐसी कंप्लेंट पड़ती है कि अलग होना है और तमाम तरीके, वहाँ पे महिला कोतवाल जो हैं, वो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो उसको क्या गाइडलाइंस दी गई है महिला अपराध को लेकर वहाँ पे सर? देखिए, कभी-कभी बहुत छोटे मामलों में आपस में मनमुटाव आ जाता है जी। पति-पत्नी के बीच में, जी। और उसमें कभी-कभी पति-पत्नी आपस में साथ रहना भी चाहते हैं, एक-दूसरे का सम्मान भी करते हैं। किंतु जो दोनों के परिवार वाले हैं, वो थोड़ा-सा अपने परेशानी की वजह से या अपनी ईगो की वजह से नहीं हो पाता उनका सेटलमेंट। तो इन सब चीज़ों को बैठाकर वहाँ पे समझाया जाता है, और उनको भविष्य के बारे में बताया जाता है कि भई कितनी जटिल प्रक्रिया है। यदि आप मतलब साथ रहेंगे तो कितना सरल है, एक-दूसरे में थोड़ा बदलाव करें। जो महिला की जो अपेक्षा होती हैं पुरुष से, वो पुरुष को बताई जाती हैं, पुरुष की अपेक्षाएँ जो महिला से होती हैं उनको बताया जाता है। और काफ़ी लोगों का जो है इस तरीके से घर बच जाता है, बस जाते हैं दोबारा से, और बाद में जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं या बाद में फीडबैक लेते हैं, तो पता चलता है कि वो सही से रह रहे हैं, तो अच्छा कार्य होता है। अब एक लास्ट सवाल, आपके पूरे कार्यकाल में आपने कभी क्राइम मीटिंग नहीं करी, या शासनादेश नहीं आया, जब शासनादेश आया उसका आपने एक फॉलो किया और बाकायदे क्राइम मीटिंग करी, पूरे आपने जितने कोतवाल हैं 22-23 थानों के, सबके साथ आपने क्राइम मीटिंग करी, और ये क्राइम मीटिंग हर तरीके के क्राइम से रिलेटेड था। तो इस क्राइम मीटिंग में क्या निकल के आया, और अब तक आपने क्या देखा कि आपके आने के पहले और आपके आने के बाद क्या क्राइम रेट रहा है, और अभी भी जो क्राइम हो रहे हैं उन पे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके सेक्टर को? लास्ट सवाल। देखिए, इसमें क्राइम मीटिंग तो इससे पूर्व में भी हुई है, जी। लेकिन अब की जो क्राइम मीटिंग थी उसमें जो डीजीपी महोदय के 10 प्रायोरिटी बिंदु हैं, जी। जो हर जिले को निर्देशित किया गया है, जी। उसके बारे में उनको पुलिस की टीम है, जो नए थानाध्यक्ष बने हैं, उनको बताया गया है, निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जो शासन की गाइडलाइंस हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। स्पेशली जो गौरक्षा से संबंधित हैं कि किसी तरीके का काऊ स्लॉटर ना हो, इंटरफेथ इलॉपमेंट ना हो, किसी तरीके का दंगा-फसाद ना हो जनपद में, सड़क पे अवैध वसूली कोई दबंग व्यक्ति ना कर पाए, अतिक्रमण को हटाना, और जो एक्सीडेंट्स की संख्या है उसमें गिरावट करना, उसको 50% कम करना। साथ ही साइबर अपराध में 40% की रिकवरी लाना, कि 40% जो पैसा ठगी हुई है उसको हम लोग होल्ड करा सकें, रिकवर करा सकें। ज़ीरो टॉलरेंस किसी भी अपराधी के प्रति, ये सब बताया गया है, और अच्छा व्यवहार रखते हुए
साथ में पुलिस बल का मनोबल बना रहे, पुलिस वेलफेयर के भी काम थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी करते हैं ना, जब हमारे टीम के लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाए, और जब उनको छुट्टी की आवश्यकता हो या उनके व्यक्तिगत कोई समस्या हो तो उनका उसमें सहयोग भी किया जाए। यही सभी बिंदु उनको बताए गए हैं, और आने वाले समय में, सर्दी के समय में चोरी को कैसे रोकना है और नए वर्ष पे क्या क्या तैयारियां करनी है, तो उनको निर्देशित किया गया है। और अभी जो जनपद की क्राइम की स्थिति है उसमें काफी सुधार है, कंट्रोल है, और लगभग लगभग सभी जो मद हैं, सभी जो हेड्स हैं, उनमें अपराध में कमी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एसपी और एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा, जिन्होंने एक बढ़ते अपराध को कैसे रोका जाए उसको लेकर के, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो, या तमाम तरीके के अपराध हो, उन सब पे आज चर्चा की। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।